Subscribe and press the bell icon so you never miss an update from PrepLadder. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू PrepLadder। डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज है 14 अप्रैल और हम देख रहे हैं 4 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहला टॉपिक हम देखेंगे जो पीटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP। सेकेंड टॉपिक है हमारे पास वर्ल्ड बैंक इंडिया टू ग्रो एट 8%। यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ये टॉपिक भी प्रीलिम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड और जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा टॉपिक है वो है श्रीलंकन क्राइसिस। इन तीनों टॉपिक्स को हम वन बाय वन देखते हैं। तो चले देखते हैं कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं। इसके लिए हम पहले प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको इम्पोर्टेंस समझ आ जाए और आपको ये भी समझ आ जाए कि इस तरह के टॉपिक को किस तरह पढ़ना है। देखिए 2015 में ये क्वेश्चन पूछा था। ये क्वेश्चन था 8 कोर इंडस्ट्रीज पर। 8 कोर इंडस्ट्रीज ये IIP का एक पार्ट है और इसमें 8 कोर इंडस्ट्रीज को वेटेज दिया हुआ है कि किस इंडस्ट्री के लिए किस वेटेज पर मेजरमेंट ली जाएगी। इससे रिलेटेड ये 2015 का क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया है इन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन हाईएस्ट वेटेज। तो इससे एक बात आप नोट करेंगे कि आपको एग्जैक्टली परसेंटेज और पॉइंट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक कंपैरेटिवली पता होना चाहिए कि किस सेक्टर को कितना वेटेज है, कौन सा ज़्यादा है और कौन सा कम है। तो यहाँ 4 ऑप्शंस दिए थे, कोल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन एंड स्टील प्रोडक्शन। उस वक्त के वेटेज के हिसाब से इसका आंसर था इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इस चीज़ को आप दोबारा रिवाइज करेंगे। आप ज़रूर देखिएगा कि 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में कौन कौन से इंडस्ट्रीज़ और सेक्टर्स इंक्लूडेड है और इनके वेटेज किस तरह है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन 2012 में भी पूछा था। In India, in overall index of industrial production, the indices of 8 core industries have a combined weightage of 37.90. Which of the following are among those 8 core industries? अगेन आप यहाँ से सीखेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन मेनली ये पूछा है कि इस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो 8 कोर इंडस्ट्रीज वाला पार्ट है, इन 8 कोर इंडस्ट्रीज में एक्चुअली कौन से इंडस्ट्रीज शामिल होते हैं। तो यहाँ इसने 5 ऑप्शंस दिए हैं, सीमेंट, फर्टिलाइजर, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स एंड टेक्सटाइल्स। ये वैसे तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि यूजुअली न्यूज़ में होता रहता है और न्यूज़ में आने वाली चीज़ों के बारे में जनरल अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। लेकिन इनकेस अगर आपको नहीं पता है तो ऐसे क्वेश्चंस को आप अपनी जनरल लॉजिक के थ्रू भी या एप्टीट्यूड के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आप 5 ऑप्शंस को देखते हैं तो आपको समझ आएगा कि सीमेंट, फर्टिलाइजर, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स ये सारे बेसिक चीज़ें हैं, कोर चीज़ें हैं जो किसी भी इकोनॉमी को रन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जबकि टेक्सटाइल ऐसी कोई कोर चीज़ नहीं है। तो आप टेक्सटाइल को एलिमिनेट कर सकते हैं। 5 एलिमिनेट किया, आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। ऑप्शन बी में है 2, 3 एंड 4 यानी फर्टिलाइजर, नेचुरल गैस एंड रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, और ऑप्शन सी में है 1, 2, 3 एंड 4 जिसमें सीमेंट भी इंक्लूड कर लिया गया है। तो कोर इंडस्ट्री में बेसिकली किसी भी इकोनॉमी के कोर को डेवलप करने के लिए यानी फाउंडेशंस को डेवलप करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है ये इंक्लूडेड है और इसमें सीमेंट भी आता है। तो एक्चुअली इसका आंसर होगा सी। ओके, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये एक इंडिकेटर है जो शॉर्ट टर्म में पर्टिकुलर बास्केट ऑफ गुड्स या इंडस्ट्रियल आइटम्स में किस तरह की ग्रोथ हुई है, प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, इसका मेजरमेंट करता है। इसको रिलीज किया जाता है बाय NSO। इनिशियली ये CSO का काम था, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, लेकिन 2019 में CSO को NSO के साथ मर्ज कर दिया गया है। अब ये हो गया है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इसका बेस ईयर हमने कल भी देखा था, CPI, WPI, सेम बेस ईयर IIP के लिए भी है 2011 एंड 12, 2011-12 का फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अब IIP कैलकुलेट करने के लिए कुछ ना कुछ गुड्स कंसिडर की जाती होगी, कुछ ना कुछ बेस होगा जिसका कैटेगराइजेशन होगा।
तो इस IIP को कैलकुलेट करने के 4-5 अलग अलग मेथड्स हैं, लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए याद रखनी चाहिए, वो 2 अप्रोचेस हैं। एक अप्रोच है सेक्टरल, जिसमें इंडस्ट्रियल गुड्स को अलग अलग सेक्टर में डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेनली यहाँ पर 3 सेक्टर्स हैं, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। ब्रैकेट में दिए हुए नंबर इनके वेटेजेस है, यानी इस कैलकुलेशन में किस सेक्टर को कितना वेटेज दिया गया है। माइनिंग के लिए है 14.37, मैन्युफैक्चरिंग के लिए है 77.63 और इलेक्ट्रिसिटी के लिए है 7.99। इनको आप एक सीक्वेंस में याद रखें, सबसे कम से सबसे ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा से सबसे कम। सबसे ज़्यादा वेटेज हमारे पास है मैन्युफैक्चरिंग को, सेकेंड नंबर पे आता है माइनिंग और थर्ड नंबर पे आता है इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड अप्रोच होती है यूज बेस्ड गुड्स, यानी गुड्स किस स्टेज पर यूज़ की जा रही है। फर्स्ट स्टेज पर यूज़ की जाने वाली या डायरेक्टली इस्तेमाल की जाने वाली, जहाँ पर ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं होती, उन्हें हम प्राइमरी गुड्स कहते हैं, जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो गए। इसका वेटेज है 34.04, जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज है। सेकेंड नंबर पर जिसको वेटेज दिया गया है वो इंटरमीडिएट गुड्स है, 17.22। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती हैं जो फाइनल फॉर्म में नहीं होती है, जो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का पार्ट बनती है। देन थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स यानी ऐसी गुड्स जो ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलती है, इनको वेटेज दिया गया है 15.32। नेक्स्ट आएगा हमारे पास ड्यूरेबल गुड्स, जिसको दिया गया है वेटेज 12.83 और इसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन गुड्स, जिसका वेटेज है 12.33 और लास्ट जिसका वेटेज सबसे कम है वो है कैपिटल गुड्स 8.22। इसका रिवीजन ज़रूर करिए और सीक्वेंस में याद रखिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, श्रीलंकन क्राइसिस। ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट रोज़ाना हेडलाइंस बना हुआ है और इसमें पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल दोनों ही तरह के क्राइसिस इंक्लूडेड है। अभी रिसेंटली अगर आपने नोटिस किया होगा तो श्रीलंका ने बैंकरप्सी डिक्लेयर की है, यानी इसकी इकोनॉमी अभी वर्स्ट क्राइसिस से गो थ्रू कर रही है, जिसमें इनके पास ना ही फॉरेक्स रिजर्व है एसेंशियल इंपोर्ट्स के लिए और ना ही ये एक्सटर्नल डेट को रीपे कर पा रहे हैं। इस तरह का वर्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस रेयरली किसी इकोनॉमी में आता है। फाइनेंशियल क्राइसिस और पॉलिटिकल क्राइसिस दोनों ही रीजंस की वजह से श्रीलंका काफ़ी न्यूज़ में रहा है। अब हम देखते हैं कि इसके बेसिकली रीजंस क्या है। अगर आपने न्यूज़पेपर आर्टिकल्स का एनालिसिस किया होगा तो मेनली 3 या 4 ही रीज़न आपको मिलेंगे जिसकी वजह से ये हुआ है, लेकिन ये धीरे धीरे ग्रो कर रहा था पिछले कई सालों से और अभी ये सडनली बर्स्ट हो चुका है। तो रीजंस को हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला रीजन है टैक्स कट। 2019 इलेक्शंस में जो अभी करंटली रूलिंग पार्टी है श्रीलंका की, इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम ड्रास्टिकली टैक्स को कट करेंगे, टैक्स रेट्स को कम कर देंगे। ये ज़रूर प्रो पुअर पॉलिसी है, ये लोगों को ज़रूर फेवरेबल रही है, लेकिन ये विजनरी पॉलिसी नहीं थी। इसने ओवरऑल श्रीलंका की मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है। सिचुएशन ये हो गई कि श्रीलंकन गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कलेक्शन बहुत ही कम हो गया, जिसकी वजह से वो प्राइमरी सर्विसेज या पब्लिक सर्विसेज इफेक्टिवली नहीं दे पा रहे हैं। फिर सेकेंड रीज़न है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग ये एक बड़ा ही पॉजिटिव टर्म है जो हमने यूपीएससी के प्रिपरेशन में कई बार पढ़ा है, जिसके पॉजिटिव आउटपुट्स फॉर क्लाइमेट एज वेल एज हेल्थ हैं। लेकिन किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक विजनरी और लॉजिकल अप्रोच चाहिए होती है। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग का कमिटमेंट कर लिया और सडनली केमिकल फर्टिलाइजर्स को बैन कर दिया। ऑर्गेनिक फार्मिंग अचानक से लाने की वजह से श्रीलंकन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का आउटपुट बहुत ज़्यादा कम हो गया। एसेंशियल चीज़ें जैसे वीट, राइस वगैरह का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से फूड इन्फ्लेशन राइज हो गया है। थर्ड आता है जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसने हर किसी इकोनॉमी को अफेक्ट किया है, वो है कोविड क्राइसिस। कोविड पैंडमिक ने स्पेशली श्रीलंका को किस तरीके से अफेक्ट किया है। श्रीलंकन इकोनॉमी मेजरली टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी है। कोविड लॉकडाउन की वजह से टूरिज्म बैडली अफेक्ट हुआ है। इसके अलावा अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट
होने के कारण कई रेटिंग एजेंसीज ने श्रीलंका की पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रेटिंग को डाउन कर दिया। इसलिए यहाँ पर टूरिज्म का रेशो बहुत ज़्यादा कम हुआ और सडनली इकोनॉमिक क्राइसिस या शॉक्स मिलने लगे हैं। ये 3 इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से श्रीलंका अभी क्राइसिस से गो थ्रू कर रहा है। इनके अलावा लॉन्ग टर्म रीजंस भी रहे हैं। प्रीवियस गवर्नमेंट्स की इरैशनल पॉलिसीज़ का इम्पैक्ट भी है और प्रो चाइना पॉलिसी की वजह से डेट ट्रैप का भी इम्पैक्ट है। तो ये रीजंस आप याद रखिए, मेंस के आंसर राइटिंग के लिए आपको काफ़ी काम आ सकता है और जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं उनको भी ये पूरा सब्जेक्ट मैटर समझ में आना चाहिए। मेजर्स टेकन, मेजर क्या क्या लिए गए हैं। इन्होंने इंपोर्ट पर बैन लगा दिया है, बहुत ही एसेंशियल चीज़ें ही इंपोर्ट की जा रही हैं, लेकिन एक्चुअली इनका फॉरेक्स रिजर्व $2 बिलियन से भी कम हो गया है। ये कितना कम है इसका अंदाज़ा लगाने के लिए आप इंडियन फॉरेक्स रिजर्व देख सकते हैं। इंडिया के पास टोटल $600 बिलियन से ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व है, जबकि श्रीलंका के पास मेयरली $2 बिलियन है। आप कंपैरेटिवली देखिए कि ये कितना कम है। तो इन्होंने इंपोर्ट्स पर एक सब्सटेंशियल बैन लगा दिया है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी कट्स भी हैं, 13 घंटे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, लेकिन इन मेजर्स की वजह से सिविल डिस्ट्रप्शंस भी हो रहे हैं, राइट्स है और वायलेंट कंडीशन हो रही है। इसके लिए अभी श्रीलंका ने IMF की तरफ हाथ बढ़ाया है। अभी तक श्रीलंका में IMF हेल्प लेने के लिए एक अवर्जन था, लेकिन सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई है कि अब IMF की हेल्प लेनी पड़ रही है। ये मैटर अभी कंटिन्यू है, हम इसके ऊपर दोबारा कभी बात करेंगे। इन बिटवीन इंडिया ने अपना हेल्पिंग हैंड दिया है। इंडिया ने राइस सप्लाई प्रोवाइड किया है जो कि वहाँ की एसेंशियल डाइट का पार्ट है, और इसके अलावा $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन भी प्रोवाइड की है। यहाँ पर हम श्रीलंकन क्राइसिस को शॉर्ट में समझते हैं। फर्दर डिटेल्स में अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो हमारी फैकल्टी पूरी सर ने अपने लेक्चर IR के लेक्चर्स में इस इशू को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। आप प्रिपलेडर ऐप पर इन लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने प्रेडिक्ट किया है कि इंडिया विल ग्रो एट 8%। ये अर्लियर प्रेडिक्शन से कम है। न्यूज़ आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन टॉपिक वर्ल्ड बैंक इम्पॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक इस टॉपिक पर 10 से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। या तो क्वेश्चन में या ऑप्शन में वर्ल्ड बैंक का मेंशन होता है। वर्ल्ड बैंक, इसकी ऑर्गेनाइजेशन, इसके रिपोर्ट्स, इन सभी चीज़ों पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो हम थोड़ा सा वर्ल्ड बैंक को डिटेल में देखते हैं। वर्ल्ड बैंक, इसे ब्रिटन वुड इंस्टीट्यूशन भी कहा जाता है। 1944 में ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसके आउटपुट के तौर पर 2 इंस्टीट्यूशन निकल कर आए थे। एक था IBRD और दूसरा था IMF। इन दोनों ही इंस्टीट्यूशंस को ब्रिटन वुड इंस्टीट्यूशंस भी कहा जाता है। IBRD आगे चलकर एक्सपैंड होता है और 5 अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनाता है। इनमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं ये हम एक बार क्विकली देख लेते हैं। IBRD हमने अभी देखा है। सेकेंड है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। थर्ड है इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। फोर्थ है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। और लास्ट है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। इंडिया इन चारों का पार्ट है एक्सेप्ट द लास्ट वन। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स का पार्ट नहीं है। इसी तरीके से अगर हम वर्ल्ड बैंक की इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स की बात करें तो इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो लास्ट ईयर तक आती थी, अभी इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो अभी भी आती है। और थर्ड है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट पर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। फोर्थ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस 2021। ये कोई एनुअल रिपोर्ट नहीं है, लेकिन पिछले कुछ डिकेड्स का एक एनालिसिस है जो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया है। द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशन रिपोर्ट 2021। यहाँ पर वर्ल्ड बैंक का टॉपिक खत्म होता है। आई होप आज का सेशन आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। हमें खुशी है कि हम रोज़ाना आपके लिए डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स लेकर आते हैं।
अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।